तो हाय एवरीवन, माय नेम इज गौरव। और आज हम जितने भी 2 और 3 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं इन द लोकल न्यूज़पेपर्स लाइक दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान एंड हिंदुस्तान टाइम्स, इनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है, विशंभरपुर बना ग्रीन विलेज, हर व्यक्ति के हिस्से 4 पेड़। तो ये क्या है, ये न्यूज देख लेते हैं। विशंभरपुर कहाँ है और इसे ग्रीन विलेज क्यों कहा जा रहा है, चलिए इसके रिगार्डिंग कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो विशंभरपुर विलेज, जो कि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उन हैज गेन्ड रिकॉग्निशन, उन्होंने अपना नाम इसमें बढ़ाया है एज अ ग्रीन विलेज बिकॉज ऑफ इट्स डेंस ग्रीनरी एंड कम्युनिटी लेड प्लांटेशन ट्रेडिशन। सो यहाँ पे कम्युनिटी लेड प्लांटेशन हुआ है सिंस 1978। ये पूरा किस्सा क्या है तो देखते हैं। सो द प्लांटेशन मूवमेंट बिगेन इन द ईयर 1978। वहां के मुखिया लेट नारायण राय ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। Villagers were encouraged to plant at least one sapling in front of their house। एक कम से कम एक पेड़ अपने घर के बाहर जरूर लगाए, ये वहां के मुखिया का कहना था। उन्होंने एनकरेज किया इस चीज को लेके। एट प्रेजेंट द विलेज हैज अप्रोक्सीमेटली 4 trees पर पर्सन। अभी जो गांव में हर पर्सन के नाम पे 4 पेड़ कम से कम है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। दिस शोज कि एक इंसान कितना कुछ चेंज ला सकता है विथ गुड इंटेंशन। सो हर इंसान के नाम पे 4 पेड़ है। Trees planted during the initial campaign have grown into large mature trees। 1978 से ये मुहिम स्टार्ट हुई थी, अब ये बढ़ के बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए। A community based arrangement was developed for the protection and maintenance of plant। The younger generation continues the plantation tradition started by their elders। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इसको पूरे भारत को अपनाना चाहिए, पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को अपनाना चाहिए इस इनिशिएटिव को। दैट्स व्हाई विशंभरपुर वाज इन द न्यूज। ये दतिवाना पंचायत के अंदर पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट का नाम है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। और अगर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात की जाए तो विलेज इज कवर्ड विथ डेंस ग्रीनरी, ये तो फायदा है ही। इसके अलावा ड्यूरिंग समर्स आसपास के गांव से 4 डिग्री सेल्सियस कम होता है यहाँ का तापमान। ड्यूरिंग समर्स इस टेम्परेचर रिमेन्स टू 4 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नियर बाय एरियाज। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। The initiative demonstrates that the role of the tree cover is in reducing local temperature and improving village environment। कि पेड़ लगाने से आप टेम्परेचर को भी कम कर सकते हैं। 4 डिग्री टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। जो हमारा पेरिस टारगेट है ऑफ रिड्यूसिंग द टेम्परेचर बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, एंड एक ट्री लगाने से 4 डिग्री तक टेम्परेचर कम हो सकता है। तो सोचिए इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है इफ दिस इनिशिएटिव विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्लोबल लेवल। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। Vishambarpur recently recognized for its community-led plantation tradition as a village, green village is located in which district of Bihar? It is located in Gopalganj district। एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, दिस इज नॉट एन ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है। ये नॉर्मली जो आसपास के लोगों द्वारा रिकॉग्नाइज है, कोई ऑफिशियल इसके ऊपर ठप्पा नहीं लगाया गया है ग्रीन विलेज का। सो ये चीज ध्यान रखिएगा। बट जल्द ही इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव लेगी। जैसे वेस्ट टू वेल्थ की बात हुई थी, तो उसके रिगार्डिंग प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया ना अपने मन की बात में। सो दिस इनिशिएटिव विल आल्सो बी फोकस्ड बाय द गवर्नमेंट, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज मुजफ्फरपुर और दरभंगा में औद्योगिक पार्क बनेंगे। सो इंडस्ट्रियल पार्क इन मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा, ये कहाँ बनेंगे चलिए देखते हैं। इसकी लागत कितनी होगी। तो द बिहार गवर्नमेंट हैज सेंट अ प्रपोजल टू द यूनियन गवर्नमेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग 2 इंडस्ट्रियल पार्क्स इन मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा। 2 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, एक मुजफ्फरपुर में बनेगा, एक दरभंगा में बनेगा। अंडर भव्य स्कीम के अंदर ये चले बनेगा जो 2 इंडस्ट्रियल पार्क्स है। अगर मुजफ्फरपुर की बात की जाए तो परू विल बी 700 एकर्स, 700 एकड़ का जो इंडस्ट्रियल पार्क है वो मुजफ्फरपुर के परू में बनेगा एंड 350 एकड़ का दरभंगा में बनेगा।
टोटल प्रपोज एरिया की बात की जाए तो 1050 एकड़ का टोटल प्रोजेक्ट है। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की जाए तो सेंट्रल देगा पर एकड़ 1 करोड़। तो टोटल आउटले होगा सेंट्रल असिस्टेंट 1050 करोड़ का, क्योंकि 1050 एकड़ का प्रोजेक्ट है और पर एकड़ 1 करोड़ अलोकेट करेगी सरकार। So assistance is calculated at 1 crore per acre. Up to 25% of the cost of external connectivity, including transport links, may also be financed. अगर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल की बात की जाए तो 12,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट 12,000 पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। So the two industrial parks are expected to generate employment for around 12,000 people. New market, retail chain, and local business opportunity may also develop in surrounding areas. ऐसा जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी सिटी डेवलप होती है तो उसके अगल बगल के एरियाज भी इकोनॉमिकली डेवलप होते हैं, और ये प्लग एंड प्ले मॉडल पे काम करेगा। मतलब बाकी सारी व्यवस्थाएं सरकार बना के देगी, लाइक रोड, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, अंडरग्राउंड पावर, वाटर एंड गैस लाइंस, ड्रेनेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, रिन्यूएबल एनर्जी फैसिलिटीज, वर्कर हाउसिंग, टेस्टिंग लैबोरेटरीज, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, सिंगल विंडो डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम, ये सारे चीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। बस आपको अपने इक्विपमेंट्स लाना है, उनको इंस्टॉल करना है एंड यू स्टार्ट वर्किंग। सो दिस इज प्लग एंड प्ले मॉडल, और ये जो इंडस्ट्रियल पार्क्स बनेंगे वो प्लग एंड प्ले मॉडल्स पे काम करेंगे। अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो डेवलपमेंट वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 24 मंथ्स ऑफ 24 अप्रूवल के 24 मंथ के अंदर इसको डेवलप करना है। A state level committee headed by the chief secretary will supervise the project. Chief secretary state के ये supervise करेंगे इस project को। Officials from industry, finance, commerce, revenue, urban development, environment and forest department will be included. अगर भव्य स्कीम की बात की जाए तो it is a major initiative of the union government. इसके अंदर इसका ऑब्जेक्टिव है to install, establish 100 plug and play industrial park across India. तो उनमें से दो, एक मुजफ्फरपुर और एक दरभंगा में बनेगा। टोटल बजट आउटले है ऑफ भव्य स्कीम इज 33,660 करोड़। इसका ड्यूरेशन है 2026-27 से लेकर 2031-32 तक, और मिनिमम एरिया फॉर द पार्क विल बी 100 एकर्स। मतलब कोई भी इंडस्ट्रियल पार्क 100 एकड़ से कम में नहीं होगा। लार्ज पार्क में एक्सटेंड अप टू 1000 एकड़। अगर इसका सिग्निफिकेंस देखा जाए फॉर बिहार, it promotes industrialization and urbanization. It attracts domestic and foreign investment, supports startups and local enterprises, generates employment, जैसा कि हमने देखा 12,000 लोगों को ये नौकरी देगा, strengthen regional infrastructure and economic growth। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। So, with reference to the proposed industrial park under the Bhavya scheme in Bihar, consider the following statements. 700 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क लगेगा at Paru in Muzaffarpur. This is correct. A 350-acre industrial park has been proposed in Darbhanga. This is also correct. The two parks are expected to generate employment for around 12,000 people. This is also correct. The development work must be completed within 24 months of approval. This is also correct. So all four the statements are correct. हमारा अगला आर्टिकल है, दो आर्टिकल है रिगार्डिंग नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान, which is launched by our Prime Minister. तो ये क्या है न्यूज हम देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द नशा मुक्त युवा विकसित बिहार संकल्प अभियान। भारत और इनफैक्ट बिहार में जो ये सूखा नशा का चलन चला है, जिसके कारण हमारे यूथ बहुत इम्पैक्ट हो रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ये मुहिम चालू की गई है। तो Prime Minister Narendra Modi launched the Nasha Mukt Yuva Viksit Bihar Sankalp Abhiyan, a nationwide campaign against drug addiction. Bihar joined the program because Bihar is also impacted, vastly impacted, मैं कह सकता हूँ, by this drug addiction, drug abuse जिसको कह सकते हैं। Joined the program through a state level event attended virtually by the Chief Minister and Governor of the Bihar. ये जो कैंपेन है इसका ड्यूरेशन है 100 वीक्स, ये 100 वीक्स तक चलेगा। अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो प्रोटेक्ट यूथ फ्रॉम सब्सटेंस अब्यूज एंड बिल्ड अ हेल्दी, कॉन्फिडेंट एंड ड्रग फ्री जनरेशन। अराउंड 1 करोड़ यूथ पार्टिसिपेटेड फ्रॉम 28,000 लोकेशन। 1 करोड़ यूथ ने इसमें पार्टिसिपेट किया
Programs related to art, culture, sports, meditation and spirituality will be organized every Sunday. हर संडे को 100 वीक के लिए ये कैंपेन चलाया जाएगा और हर संडे को प्रोग्राम्स लाइक आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी विल बी ऑर्गेनाइज्ड। ये इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था काशी में। सो द इनिशिएटिव वाज अर्लियर लॉन्च्ड एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन काशी। More than 125 spiritual institution and several NGO supported the initiative. ब्रह्म कुमारीज ने MOU साइन किया विद द यूनियन गवर्नमेंट फॉर द कैंपेन। अगर बिहार के पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो बिहार इवेंट वाज हेल्ड थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम लोक भवन। Chief Minister Samrat Chaudhary called for a wide anti-addiction campaign across villages and cities, schools, colleges and families and youth group. बिहार ने कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन अल्कोहल 2016 में ये लॉन्च किया था, बट लेटर ऑन जो ड्राई ड्रग्स है उनको यूज करने लगे थे यूथ। तो ये कैंपेन नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प, ये बहुत अच्छा अभियान है और इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करवाना बहुत जरूरी है। Why this campaign needed? To prevent young people from falling into ड्रग एडिक्शन में ना पड़े, यूथ को बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट फैमिलीज एंड सोसाइटी फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग सब्सटेंस अब्यूज। देखिए एक्चुअली होता क्या है, ड्रग अब्यूज सिर्फ उस पर्टिकुलर इंसान को उसके हेल्थ को नहीं मतलब हेल्थ इश्यूज उसको ही सिर्फ नहीं होता, उसके अलावा जब वो ड्रग इन्फ्लुएंस में होता है तो वो सोसाइटी को भी हार्म करता है। वो यूथ सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल होता है जो ड्रग अब्यूज करता है। तो to protect families and society from the harmful effect of the substance abuse, to address narco-terrorism and other national security challenges, to ensure that India's Amrit Peedhi, this Gen Z generation, contribute to the goal of Viksit Bharat by 2047. तो हमारा यूथ डेमोग्राफिक डिविडेंड बने और जो ये ड्रग अब्यूज का जो चक्र है उससे बचाए अपने आप को। तो सोसाइटी शुड सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट पीपल रिकवरिंग फ्रॉम एडिक्शन rather than stigmatize them. So this was all about this article. Question is, with reference to the Nasha Mukt Yuva Viksit Bihar Sankalp Abhiyan, consider the following statement. The campaign will run for 100 weeks. Correct है. It was earlier launched as a pilot project from Kasi. ये भी सही है. Around 1 crore youth joined the program from 28,000 locations. This is also a correct statement. The campaign seeks to link a drug-free youth population with goal of Viksit Bihar by 2047. This is also a correct statement. So all 4 statements are correct. Next is regarding Patliputra satellite township के regarding plans ready हो गए हैं. इनको development plan कह सकते हैं, development plan. उसके रिगार्डिंग ये न्यूज आर्टिकल है। पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप 3 चरणों में बसाई जाएगी। तो क्या है ये पूरा न्यूज देख लेते हैं। तो द पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप विल बी डेवलप्ड इन 3 phases अंडर अ मास्टर प्लान प्रिपेयर्ड बाय द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। मास्टर प्लान डेवलप कर लिया गया है बाय द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। द ड्राफ्ट प्लान हैज आल्सो बीन ओपन फ्रॉम फॉर पब्लिक ऑब्जेक्शन एंड सजेशन। सो एक मास्टर प्लान तैयार हो गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप। अगर बेसिक प्रोफाइल की बात की जाए, जो बेसिक मास्टर प्लान है उसमें क्या क्या है, तो टाउनशिप इज बीइंग प्लान्ड फॉर अ प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ 66। लगभग ये टारगेट है टू डेवलप द सिटी फॉर 66 लाख पॉपुलेशन बाय 2047। ये इंटायर टाउनशिप इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years। तो 20 साल का ये पूरा प्रोजेक्ट है। इट proposed एरिया इंक्लूड्स 2 अर्बन लोकल बॉडीज होंगे यहाँ पे और 9 ब्लॉक्स एंड 274 विलेजेस आएंगे इसके अंदर, इस टाउनशिप के अंदर। अगर फेज 1 के डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसका पहला 5 साल में लैंड एक्विजिशन किया जाएगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए जाएंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कोर एरिया। जो 3008 एकड़ का कोर एरिया है उनकी बसावट पहले होगी, उनको पहले डेवलप किया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ मेन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट रोड बनाए जाएंगे और जो इनके मेन रोड्स होंगे वो लगभग 90 मीटर चौड़े होंगे। लगभग 300 फीट चौड़ा होगा इसका जो रोड्स होगा।
और अदर रोड्स की बात की जाए तो 60 मीटर। तो डेवलपमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटी कॉरिडोर, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एंड रिंग रोड कनेक्टिविटी। सेकेंड फेज में 5 से 10 साल अगर देखा जाए तो MRTS कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ट्विनिंग हब बनाया जाएगा, इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा, फिनटेक सिटी बनाया जाएगा, स्पोर्ट्स सिटी बनाया जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। एंड इन द फाइनल फेज द टाउनशिप विल मेक द फॉर्म ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी। ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह तैयार हो जाएगा। द रेसिडेंशियल एंड द कमर्शियल एरियाज विल बी एक्सपैंडेड। इट विल बी लिंक्ड विद द रैपिड रेल कॉरिडोर से इसको जोड़ा जाएगा। University and research institution will be established. Convention and exhibition center will be developed. Tourism and hotel services will be expanded. तो ये सब डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। इसका सिग्निफिकेंस की अगर बात की जाए तो बिहार में ये अपनी तरह का एक पहला प्लान्ड अर्बन एक्सपेंशन है अराउंड पटना। सो रिडक्शन ऑफ द प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग सिटी, जो अनप्लान्ड एक्सपेंशन हो रहा है इससे बचेगा पटना। Better transport and civic infrastructure, promotion of business, education and industry, creation of a modern, connected and sustainable regional urban region. इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the proposed Patliputra satellite township, consider the following statements. It is planned for a projected population of 66 lakh by 2047. This is correct. Its proposed area includes 2 urban local bodies, 9 blocks and 274 villages. This is also correct. The township is expected to develop over a period of 20 years. ये भी सही है। The rapid rail corridor is proposed during the first phase. नहीं, ये थर्ड फेज में बनाया जाएगा। तो 1, 2 and 3। कुर्जी से कालीघाट तक गंगा चैनल बनेगा। तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ये न्यूज आर्टिकल है। तो गंगा चैनल एंड रिवर फ्रंट डेवलपमेंट इन पटना रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। चलिए ये पूरा आर्टिकल क्या है देखते हैं। तो the Bihar government has proposed the development of 6.5 kilometer Ganga channel जो from Turji to Kalighat in Patna। तो जो 6.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है इसको प्रॉपरली डेवलप करेगी बिहार सरकार। द प्रोजेक्ट इज लिंक्ड विद द वाइडर डेवलपमेंट ऑफ जेपी गंगापथ एंड द गंगा रिवर फ्रंट है, जो बिहार गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है टू डेवलप द गंगा फ्रंट फ्रॉम बक्सर टिल भागलपुर। उसमें से ये पहला एक इनिशिएटिव है। तो एक 6.5 किलोमीटर का गंगा चैनल विल बी डेवलप बिटवीन कुर्जी एंड कालीघाट। अगर की प्रपोजल की बात की जाए तो गंगा घाट विल बी इम्प्रूव फॉर द कन्वीनियंस ऑफ डिवोटीज एंड छठ वर्शिपर्स। जो छठ के समय जो भीड़ उमड़ती है घाटों पे उनके प्रॉपर उनके कन्वीनियंस के लिए ये डेवलप किया जा रहा है। A phased and integrated master plan will be prepared for the development of Ganga river front from Buxar to Bhagalpur। Buxar से भागलपुर ये पूरा गंगा फ्रंट डेवलप किया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव इज प्लान डेवलपमेंट ऑफ द गंगा बेसिन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। इसमें अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो क्या क्या डेवलप होगा। पार्किंग फैसिलिटीज बनेगी, फुट ओवर ब्रिजेस बनेंगे। द डेवलपमेंट प्लान विल कंसिडर पॉसिबल इंक्रीज इन गंगा वाटर लेवल। गंगा लेवल के वाटर के जो बढ़ता है, जो पानी फ्लड कॉज करता है उसको ध्यान में रखते हुए ये डेवलपमेंट किया जाएगा। Public suggestion will be invited to make the project more attractive and useful. So this was the news. Question देख लेते हैं। With reference to the proposed Ganga riverfront development in Bihar, consider the following statement. A 6.5 kilometer Ganga channel is proposed between Kurji and Kalighat in Patna. This is correct. The parking facility are proposed at interval of every 1.5 to 2 kilometer from JP Gangapath. Along JP Gangapath, this is also correct statement. A phase master plan will cover the Ganga river front from Buxar to Bhagalpur। तो बक्सर से भागलपुर तक का ये डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है जिसको फेज वाइज मैनर में इम्प्लीमेंट करेगी सरकार। और कैफेटेरिया proposed in the गोलघर परिसर। तो दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो 1, 2, 3 and 4 गोलघर के कैफेटेरिया, दिस वाज आल्सो इन द न्यूज आर्टिकल। So a cafeteria will be opened in the historic Golghar Parisar। Golghar will be beautiful and developed as an attractive public space। The water tower near the Patna High Court will also be renovated। Next is
10 फॉरेस्ट एरिया को रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर इको टूरिज्म डेवलपमेंट इन बिहार। सो इको टूरिज्म अगले मार्च तक 10 वन क्षेत्रों में बैम्बू हट और कैंपिंग की सुविधा। तो क्या है ये पूरा न्यूज देखते हैं। तो द बिहार गवर्नमेंट प्लान्स टू डेवलप वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म फैसिलिटी इन 10 फॉरेस्ट एरिया को रिकॉग्नाइज किया गया है। द टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों इसमें काम करेंगे, विल जॉइंटली डेवलप दिस डेस्टिनेशन अंडर पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन मॉडल के अंदर ये काम होगा। ये 10 डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तो यहाँ पे बैम्बू हट बनाए जाएंगे। तो ये कौन कौन से हैं, राजगीर, रोहतास, कैमूर, नवादा, वाल्मीकि नगर, सासाराम, गया एंड जमुई। अगर डेवलपमेंट टाइमलाइन की बात की जाए तो इको टूरिज्म फैसिलिटीज आर टारगेटेड फॉर कंप्लीशन बाय मार्च 2027 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। बैम्बू हट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन आइडेंटिफाइड फॉरेस्ट एरिया। यहाँ पे क्या होगा, बैम्बू हट में आके टूरिस्ट विल बी एबल टू स्टे ओवरनाइट इन द नेचुरल सराउंडिंग्स। तो ये इसका फायदा है। तो समझिए एक तरह से टूरिस्ट हब बनाया जाएगा इन 10 फॉरेस्ट एरिया को। तो अगर प्रपोज फैसिलिटीज की बात की जाए तो यहाँ पे इको फ्रेंडली रूम मेड ऑफ वुड, बैम्बू एंड मड, तो इसी को बैम्बू हट कहा जा रहा है। बर्ड वॉचिंग पॉइंट्स डेवलप किए जाएंगे, बाइनोकुलर्स फॉर ऑब्जर्विंग रेयर बर्ड्स, ट्रेन लोकल गाइड्स, ओपन रेस्टोरेंट्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट्स, नेचुरल ट्रेल्स एंड बेसिक टूरिस्ट एमिनिटीज डेवलप किया जाएगा। बिहार में प्रॉपर अर्बनाइजेशन एंड टूरिस्ट हब्स के डेवलपमेंट को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। अक्सर आप देखे होंगे न्यूज में अर्बनाइजेशन, टूरिस्ट हब्स, एथेनॉल को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पे आपको फोकस करना है, क्योंकि अक्सर ये सारे सेक्टर्स न्यूज में आ रहे हैं। शुगर केन मिल्स, आए दिन ये सारे न्यूज आ रहे हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पे आप फोकस कर सकते हैं फॉर योर प्री एंड मेंस बोथ। एयर एंड रोड कनेक्टिविटी विल बी इम्प्रूव, tourists will be able to travel more easily from Patna, Gaya and Rajgir to major tourism destination. Better connectivity will make remote natural and historical site more accessible. तो कनेक्टिविटी भी अच्छी हो जाएगी। और एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स अगर देखा जाए फॉर बिहार तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ऑब्वियस है। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स है, कंजर्वेशन पे काम हो सकेगा। इकोनॉमिक एंड कल्चरल बेनिफिट्स भी है, इंक्रीज इन टूरिस्ट अराइवल्स एंड स्टेट रेवेन्यू, प्रमोशन ऑफ रूरल लाइफ, ट्रेडिशनल फूड एंड हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोशन मिलेगा, डेवलपमेंट ऑफ बिहार आइडेंटिटी बियॉन्ड रिलीजियस टूरिज्म। पहले बिहार बुद्धिज्म के लिए जो हब हुआ करता था, अब उसके अलावा इको टूरिज्म हब भी बनेगा बिहार। दैट्स व्हाई दीज इनिशिएटिव आर प्रमोटेड। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the proposed ecotourism development program in Bihar, consider the following statements. Ecotourism facilities will be developed in 10 forest areas. This is correct. The project will be implemented under the public-private partnership model. This is also correct. Forest Department, Tourism Department and PPP model पे ये काम करेगा. Bamboo huts and campaigning facilities are targeted for completion by March 2027. This is also correct. Bird watching points, binoculars and training local guides are among the proposed facilities. This is also correct. So all four are correct. Next article regarding strengthening cooperative, जो विलेज लेवल पे कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए पैक्सो में नए सदस्य जोड़ने के लिए एक्ट में संशोधन करेगी बिहार सरकार। तो ये क्या है पूरा न्यूज, जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर एट विलेज लेवल है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स लाएगी बिहार सरकार, उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज आर्टिकल है। तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। स्ट्रेंथनिंग पैक्स एंड रूरल डेवलपमेंट वर्क्स। बिहार गवर्नमेंट हैज रिव्यूड मेजर्स टू स्ट्रेंथन, जो विलेज लेवल पे जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है, जो क्रेडिट प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, वो है पैक्स, PACS, that is Primary Agriculture Credit Society. It is the village level unit of India's cooperative credit structure. PACS primarily provides farmers with जो ग्रामीण किसान है उनके लिए शॉर्ट एंड मीडियम टर्म एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करती है। तो इसको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है, उसी के रिगार्डिंग कुछ अमेंडमेंट्स लाएगी बिहार सरकार। ये प्रोवाइड करती है सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड फार्म इनपुट्स टू द फार्मर्स,
प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है ये। एक्सेस टू कोऑपरेटिव बैंकिंग एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। कोऑपरेटिव, अगर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर की बात की जाए भारत में, तो सबसे लोअर लेवल पे, विलेज लेवल पे पीएसीएस आता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आता है, एंड स्टेट लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। In Bihar, the government has proposed amending the relevant cooperative law to facilitate the addition of new PACS members and strengthen रूरल कोऑपरेटिव बैंकिंग। इसमें मेंबरशिप बढ़ाई जाएंगी, इसके रिगार्डिंग कुछ अमेंडमेंट्स है, प्रपोज अमेंडमेंट्स है बाय द बिहार गवर्नमेंट। तो अमेंडमेंट के रिगार्डिंग अभी सारे प्रोविजंस तो नहीं है, बट द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रिपेयर अ प्रपोजल टू अमेंड द रेलेवेंट एक्ट फॉर एडिंग न्यू मेंबर्स टू द पैक्स, ताकि फार्मर्स को इजीली क्रेडिट मिल सके, ताकि वो उनका इनकम बढ़े। तो सारा मुहिम ये फार्मर्स इनकम को बढ़ाने के लिए है। The objective is to expand participation in cooperative institution. The initiative is aimed to increasing farmers' income. यही है main aim. Strengthening the rural economy, इससे rural economy अच्छा होगा, and improving access to banking facilities. Farmers को एक्सेस मिले बैंकिंग फैसिलिटीज का, इसलिए ये किए जाएंगे। अगर स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव बैंक्स की बात की जाए तो जो अभी रिव्यू हुआ है, इट इज फोकस्ड ऑन बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। कोऑपरेटिव बैंक्स विल बी मेड more strong, competitive, modern and effective. A detailed action plan will be prepared for the institutional reform. Greater use of technology and better management practices will be encouraged, and the government seeks to provide improved banking services to the farmer and ordinary citizens. The Chief Minister also reviewed the pending projects of the Rural Works Department. जो Rural Works Department है, उनके बचे कामों का भी निरीक्षण किया चीफ मिनिस्टर ने। उन्होंने डायरेक्शन दिया टू अवॉइड अननेसेसरी डिले इन द डेवलपमेंट वर्क, रेगुलरली मॉनिटर ऑल प्रोजेक्ट्स, रिमूव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल ऑब्स्टेकल्स immediately, complete pending and incomplete works within the prescribed timeline, ensure the quality of construction, maintain transparency and accountability, and deliver the benefits of development schemes to the public on time. अगर इसका इम्पोर्टेंस का बात किया जाए तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि वाइडर मेंबरशिप ऑफ द पैक्स कैन इंक्रीज फार्मर पार्टिसिपेशन इन कोऑपरेटिव्स। फार्मर का ये पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो उनको क्रेडिट इजीली मिलेगा, क्रेडिट इजीली मिलेगा तो फार्मर इनकम इंक्रीज होगा। So strong cooperative banks may improve rural credit and banking access. Timely completion of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and rural works can strengthen village connectivity under this Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Better monitoring can improve the quality and accountability of public projects. So this was the news. चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the primary agriculture credit system, consider the following statements. PACS operate primarily at the village level. This is correct. They connect farmers with district central cooperative banks. This is also correct. They may provide agriculture credit, farm input, storage and procurement service. This is also correct. Every PACS is directly administered by RBI. नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। जो पैक्स है उसको वो गवर्न, पैक्स आर रजिस्टर्ड एंड गवर्न मेनली बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर ये गवर्न होता है, ना कि आरबीआई के द्वारा। दिस द फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो 1, 2 एंड 3 करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए अगला न्यूज आर्टिकल देख लेते हैं। इसमें गांव में बुनियादी ढांचों के विकास में 1931 करोड़ खर्च होंगे। नाबार्ड की 854 नई परियोजनाओं को सरकार की मंजूरी, धीमे काम पर नाराजगी भी जताई। सो दिस इज रिगार्डिंग द नाबार्ड प्रोजेक्ट्स इन बिहार। नाबार्ड फंडेड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन बिहार। सो क्या है ये देखते हैं न्यूज। तो बिहार गवर्नमेंट ने 854 न्यू रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है टू स्ट्रेंथन द बेसिक फैसिलिटीज इन विलेजेस। द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय नाबार्ड। तो नाबार्ड इसको इम्प्लीमेंट करेगी। अगर फाइनेंशियल आउटले की बात की जाए तो टोटल प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हुआ है 1931 करोड़ का। फंडिंग विल बी प्रोवाइडेड अंडर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड
RIDF के अंदर ये फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। प्रोजेक्ट वेयर रिव्यूड इन द मीटिंग चेयर्ड बाय द डेवलपमेंट कमिश्नर मिहिर कुमार सिंह। अगर सेक्टर्स की बात की जाए तो यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन, रूरल वर्क्स, वाटर रिसोर्सेज, माइनर वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री रिगार्डिंग सेक्टर्स आर कवर्ड। जो 854 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं वो इन सेक्टर्स में डेवलप किए जाएंगे। प्रोजेक्ट्स दैट हैव नॉट स्टार्टेड ऑन द प्रोग्रेसिंग स्लोली मस्ट बी एक्सेलरेटेड। जो धीमा चल रहा है प्रोजेक्ट और जो स्टार्ट नहीं हुआ है उनको प्रोग्रेस किया जाए और उसको उनको उनके इम्प्लीमेंटेशन को एक्सेलरेट किया जाए। ये है डायरेक्शंस बाय द गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स शुड बी रिमूव इमीडिएटली। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑब्स्टिकल्स हैं उनको भी हटाया जाए। डिपार्टमेंट में डायरेक्टेड टू सबमिट प्रोग्रेस एंड कंप्लीशन रिपोर्ट्स विद इन 3 मंथ्स। 3 महीने में जितने भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं या वो किस लेवल पे काम चल रहा है उनका, उसके रिगार्डिंग जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो 3 महीने के अंदर सबमिट करने की बात की गई है। रिपोर्ट्स ऑफ ओल्ड एंड कंप्लीटेड प्रोजेक्ट मस्ट ऑल्सो बी सेंट टू नाबार्ड विद इन द सेम पीरियड। नाबार्ड को भी ये रिपोर्ट सेंड करना है। अगर मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो बेटर कोऑर्डिनेशन विल बी एंश्योर्ड बिटवीन नाबार्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। All projects must be completed within the prescribed timeline with proper quality and thorough improved in and financial condition. चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। With reference to the recently approved NABARD supported rural infrastructure project in Bihar, consider the following statements. Bihar government approved 854 new projects. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। The total approved outlay is 1931 crore. This is also correct. The project will be funded under the RIDF Rural Infrastructure Development Fund. This is also correct. Department have been directed to submit project report within 6 months. Now it's 3 months का timeline दिया गया है। So 1, 2 and 3. So next news is EKU बिहार का पहला अर्बन पॉलिसी स्कूल खुलेगा। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में बिहार का पहला अर्बन पॉलिसी स्कूल खुलेगा। अर्बन एक्सपर्ट्स बनेंगे। दिस इज रिगार्डिंग बिहार फर्स्ट स्कूल ऑफ अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस। ये बनेगा अंडर आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। सो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना विल एस्टैब्लिश बिहार फर्स्ट स्कूल ऑफ अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस टू प्रिपेयर ट्रेन्ड अर्बन पॉलिसी प्रोफेशनल्स एंड प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। सो बिहार में अर्बनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए टाउनशिप डेवलप किए जा रहे हैं। जैसा कि हमने देखा है रिसेंटली 12 न्यू टाउनशिप डेवलप किए जा रहे हैं। इनकी प्रॉपर प्लानिंग के लिए जो एक्सपर्ट्स चाहिए उनको भी डेवलप करना है। तो ये एक्सपर्ट्स अभी तो बेसिकली बाहर से मंगाए जाते हैं, बट बिहार चाहती है कि उनके अपने एक्सपर्ट्स हो। सो उसके लिए बिहार में पहला स्कूल ऑफ अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस बनाया जा रहा है। तो ये कहाँ खुलेगा? ये आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना में एस्टैब्लिश करेगा ये पॉलिसी एंड गवर्नेंस स्कूल। एकेडमिक प्रोग्राम्स की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड MA एंड MSc लेवल विल बी इंट्रोड्यूस्ड। PhD लेवल स्टडी एंड रिसर्च इन अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस विल आल्सो बी प्रमोटेड एंड द proposed school will function as a center for higher education, research, training and policy analysis and capacity building. अगर इसकी जरूरत क्यों है तो द स्कूल एम्स टू डेवलप स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स टू एड्रेस चैलेंजेस सच एज रैपिड अर्बनाइजेशन। जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं बिहार में उसको उसके लिए स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो उसके लिए ये अर्बन स्कूल डेवलप किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, डिजिटल गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज, अर्बन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजास्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इन सब को देखने के लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए, जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बिहार सरकार का। यहाँ पे 11 मेजर एरियाज में स्टडी होगी। दैट इज अर्बन पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्मार्ट सिटीज, डिजिटल गवर्नेंस, अर्बन फाइनेंस, टाउन प्लानिंग, लैंड मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिससे हमने कल के न्यूज में देखा ग्राम मानचित्र
जो रूरल रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मैपिंग हो रहा है वो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेसिस पे हो रहा है, तो ग्राम मानचित्र डेवलप किया जा रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस स्कूल, अर्बन डेटा एनालिसिस, research methodology. So, question is, with reference to Bihar's proposed School of Urban Policy and Governance, consider the following statements. It is it will be established at Aryabhatta Knowledge University, Patna. ये correct statement है. It will be it will offer postgraduate and PhD level programs in urban policy and governance. This is also correct. The proposed curriculum includes GIS, urban finance, climate change, and digital governance. ये भी सही है. It will be Bihar's first specialized school in this field. This is also correct. So ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बिहार सरकार का. 1, 2, 3 and 4. Next is regarding Forensic Medicine Museum and Moot Court at AIIMS Patna. So संग्रहालय बनाएगा एम्स में फॉरेंसिक मेडिसिन संग्रहालय और मूट कोर्ट का उद्घाटन. संग्रहालय छात्रों के लिए सीखने का जीवंत माध्यम. सो एम्स में फॉरेंसिक मेडिसिन म्यूजियम बनाया जाएगा एम्स पटना में. तो एम्स पटना इनॉग्रेटेड एन एडवांस्ड फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी म्यूजियम अलॉन्ग विथ अ मूट कोर्ट. क्या होता है बेसिकली, जो डॉक्टर्स यहाँ पे ट्रेन किए जाते हैं ताकि वो जब कोर्ट में एविडेंस पेश करते हैं तो उसका ट्रेनिंग यहाँ हो जाए. तो दैट इज मूट कोर्ट. इट इज बेसिकली अ फेक कोर्ट जहाँ पे डॉक्टर्स ट्रेन किए जाते हैं टू प्रोवाइड एविडेंस. तो एक एडवांस फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी म्यूजियम तो बनेगा ही, उसके साथ साथ एक मूट कोर्ट भी बनाया जाएगा टू स्ट्रेंथन प्रैक्टिकल एंड मेडिको लीगल एजुकेशन फॉर मेडिकल स्टूडेंट एंड रेसिडेंट डॉक्टर्स. अगर की इंस्टीट्यूशनल फैक्ट्स की बात की जाए तो कहाँ बनेगा ये? एम्स पटना में बनेगा. क्या बनेगा? फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी म्यूजियम बनेगा. The museum and the moot court were inaugurated to provide practical exposure beyond class learning. जो उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सके जो डॉक्टर्स को, उसके लिए बनाया गया है. एम्स पटना डायरेक्टर डॉक्टर राज अग्रवाल डिस्क्राइब द म्यूजियम एज अ लिविंग मीडियम ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स. अगर फॉरेंसिक म्यूजियम की बात की जाए तो म्यूजियम विल हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड फॉरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी, medical legal cases, scientific investigation, postmortem in examination, real life medical legal situations को कैसे हैंडल करना है. इट विल एक्ट लाइक एन आर्काइव. एक आर्काइव है जहां पे इन सब के रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे. सो ये म्यूजियम एक तरह का आर्काइव आपको प्रोवाइड करेगा. तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं. With reference to the recently inaugurated facilities at AIIMS Patna, consider the following statements. A forensic medicine and toxicology museum has been established. An advanced moot court has been created for practical judicial training. This is also correct. QR code on selected exhibits provide detailed scientific information. This is also correct. Medical students can practice presenting evidence as expert witness at moot court. ये moot court का utility यही है. So all the four statements are correct. Next is conservation of Gupta period art at Mahabodhi temple. So जो Gupta period का जो महाबोधि temple में कुछ art form है उसको conserve करने के लिए कुछ steps लिए जा रहे हैं. उसके regarding ये news है. तो थाईलैंड के जिम्मे महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में उभरी कलाकृति का संरक्षण. ये पूरा न्यूज क्या है देख लेते हैं. तो जो बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने डिसाइड किया है टू कंजर्व द एंशिएंट carvings and inscription engraved on the granite floor of the main sanctum of the महाबोधि टेम्पल. तो जो महाबोधि टेम्पल के जो गर्भगृह में जो कार्विंग्स है, जो इंस्क्रिप्शन है, उनको सहेजने के लिए बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी ने कुछ स्टेप्स लिए हैं विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. उन्होंने डिसाइड किया है टू कंजर्व द एंशिएंट carvings and inscriptions engraved on the granite floor of the main sanctum
कंजर्व किया जा रहा है? सो द ग्रेनाइट फ्लोर ऑफ द सैंक्टम contains several post-Gupta period carvings, religious figures and ancient inscription. तो जो गर्भगृह है उसके फ्लोर पे पोस्ट गुप्ता पीरियड के कुछ कार्विंग्स हैं, कुछ चीज उकेरे गए हैं, कुछ रिलीजियस फिगर्स हैं एंड कुछ एंशियंट इंस्क्रिप्शंस हैं। कहाँ है? एट महाबोधि टेम्पल्स के गर्भगृह में ये सब चीज मौजूद है। इनको कंजर्व करने की बात चल रही है। तो उसी के रिगार्डिंग बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी ने डिसाइड किया है विद द असिस्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको कंजर्व किया जाएगा। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमिटी हैज रिकमेंडेड इंस्टॉलिंग फ्लेक्सी ग्लास। जो एक्सपर्ट कमिटी है उन्होंने सजेस्ट किया है उस फ्लोर के ऊपर फ्लेक्सी ग्लास इंस्टॉल करने का। और ये सजेशन दिया, रिकमेंड किया था इन द ईयर 2000, मतलब 2008 में ही इस चीज को रिकमेंड किया गया था और इसको इम्प्लीमेंट करने में 18 साल लग गए। द इशू वाज डिस्कस इन बीटीएमसी मीटिंग हेल्ड on 14th March and 2nd July. The original floor will remain visible. वो दिखेगा original floor. Damaged inscription and artistic figure will be repaired and restored to their original form. The floor is proposed to be covered with transparent plexiglass will allow visitor to see the carvings while protecting them from direct foot contact. Actually ये डैमेज कैसे हुआ? तो ये डैमेज हुआ लोगों के चलने से। तो जब लोग चलते हैं तो उसके चलने के कारण वो घिसता है। फ्लोर का कवर घिसने के कारण वो डैमेज हो गया है। तो उसके ऊपर फ्लेक्सी ग्लास लगा के उसको कंजर्व किया जाएगा। अगर इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट साइटेड इन द न्यूज, द फ्लोर कार्विंग्स बिलोंग टू द 6th century पोस्ट गुप्ता पीरियड। 6ठी शताब्दी का पोस्ट गुप्ता पीरियड का ये इंस्क्रिप्शंस वगैरह है। The temple was renovated in the 7th century by the Sri Lankan Buddhist ruler Mahanama। और इस मुहिम में जो महाबोधि टेम्पल के कंजर्वेशन, फ्लोर कंजर्वेशन का जो मुहिम है उसमें थाईलैंड का चोबथम ऑर्गेनाइजेशन हेल्पफुल होगा। दैट्स वाई द न्यूज का ये जो टाइटल है, थाईलैंड के जिम्मे महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में उभरी कलाकृति का संरक्षण। थाईलैंड के चोबथम ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रोजेक्ट सौंपा गया है। द ऑर्गेनाइजेशन हैड अर्लियर अंडरटेकन हाइड्रो क्लीनिंग ऑफ महाबोधि टेम्पल। इससे पहले हाइड्रो क्लीनिंग कर चुका है ये महाबोधि टेम्पल का ये ऑर्गेनाइजेशन। द वर्क इज एक्सपेक्टेड टू बी कंडक्टेड अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे। सो एएसआई के अंदर ये काम होगा। एएसआई के अंदर ये संस्था काम करेगी सुपरविजन के अंदर। अगर प्लेक्सी ग्लास की बात की जाए कि प्लेक्सी ग्लास होता क्या है, तो प्लेक्सी ग्लास इज अ ट्रेडमार्क नेम फॉर एक्रेलिक ग्लास। इट इज बेसिकली एक्रेलिक ग्लास। ये ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक होता है। इट इज यूज्ड एज अ लाइट वेट ऑल्टरनेटिव टू ऑर्डिनरी ग्लास और ये डेवलप किया गया था 1928 में और कॉमर्शियल प्रोडक्शन इसका स्टार्ट हुआ था 1933 में। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द प्रपोज्ड कंजर्वेशन ऑफ फ्लोर carvings in Mahabodhi temple, consider the following statements. The carvings are located on granite floor of the temple's main sanctum. This is correct. They are associated with post-Gupta period. This is also correct. The expert advisory committee recommended covering them with plexiglass in 2008 itself. This is also correct. And plexiglass is opaque material used to conceal damaged inscription. This is wrong. ये ट्रांसपेरेंट होता है। सो 1, 2 and 3। तो दिस वाज ऑल द न्यूज। कुछ वन लाइनर्स भी हैं, जैसे अगर वन लाइनर्स की बात की जाए तो जो डॉक्टर ऋचा सिन्हा है, इंडियन ओरिजिन एडुकेटर एंड सोशल वर्कर डॉक्टर ऋचा सिन्हा, उनको अवार्ड किया गया है बाय ब्रिटेन्स प्रेस्टिजियस मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटेन एम्पायर एमबीई ऑनर फॉर ऑर्गेनाइजिंग द हिंदू कम्युनिटी इन स्कॉटलैंड एंड वर्किंग अगेंस्ट हिंदू फोबिया। तो इनको हिंदू फोबिया के अगेंस्ट काम करने के लिए एमबीई अवार्ड ऑनर किया गया है डॉक्टर ऋचा सिन्हा को, नाम याद रखिएगा। एंड द सेकंड वन इज वाइस एडमिरल आलोक आनंद को, जो कि मुजफ्फरपुर के हैं, उनको वाइस एडमिरल के रैंक से रेज करके उन्हें 13th कमांडेंट ऑफ इंडियन नेवल एकेडमी बना दिया गया है। सो मुजफ्फरपुर के आलोक आनंद को
13 Commandant of Indian Naval Academy Azamala located in Kannur district of Kerala बना दिया गया है. So Vice Admiral Alok Anand assumed charge as the 13th Commandant of Indian Naval Academy Azamala located in Kannur district, Kerala. So this was all the news. Thank you.